ओके ओके ओके। सो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। इन एडिशन इट ओनली शोज फॉर्मल रिलेशनशिप्स बट नो सोशल रिलेशंस और हॉरिजॉन्टल रिलेशंस कुड बी डिस्प्लेड। तो अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है ऐसे बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनमें हम सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप शो कर सकते हैं हमारी कंपनी की। इनफॉर्मल रिलेशन है या फिर सोशल रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन मतलब उनके अतिरिक्त दूसरे जो रिलेशन है कंपनी के, वो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर एक ड्रॉबैक हो जाएगा कंपनी के लिए। कि मतलब दूसरे चार्ट में, मतलब ये एक तरह का कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी कभार हमें लोगों को दिखाना होता है कि हमारे कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, हमारे रिलेशंस कितने हैं, हमारे कौन कौन से कस्टमर्स है, ये हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, मतलब आम लोगों को, कि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारे कस्टमर्स है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम वैसा नहीं दिखा पाते हैं, हमें सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप से दिखाने पड़ते हैं, जो हमारी कंपनी का हिस्सा है, जो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज अ बिगर लेवल मैनेजर या तो फिर लोअर लेवल मैनेजर, तो वही हम सब दिखा सकते हैं। उनके रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, वो सब नहीं दिखा सकते। फॉर्मल रिलेशनशिप्स ही होने चाहिए, नॉट इनफॉर्मल रिलेशंस। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो अगर आप पढ़ना चाहें एक बार तो पढ़ सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यू कैन आप टेक। पीपीटी सेंड कर देना ना। नहीं नहीं, ये पीपीटी नहीं है, ये एक्चुअली स्वयं पोर्टल में है। ई लर्निंग जो है ना, स्वयं स्वयं पोर्टल में यूनिट में जाके। टेस्ट ले लेती हूँ। तो वी हैव एक्सेस टू दोज ना, इट्स फाइन। हाँ यस यस यस, श्योर श्योर। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। ये जो ई लर्निंग, ये जो ई बुक है और हैंडआउट्स है, वो ये दोनों है, वो ये दोनों है, ये पीपीटी है और ये है पूरा चैप्टर पीडीएफ में, और ये है वो ई लर्निंग। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये जो ई लर्निंग है ये यही है, ई लर्निंग, ये ई लर्निंग का ही पार्ट है। तो अगर आप चाहें तो स्वयं पोर्टल में जाके इसे फिर से रेफर कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट आए तो। तो मूविंग ऑन, अब आता है क्वेश्चन बड़ा है। हाँ, किसी को कोई डाउट? डाउट। राहुल पी पाटिल, डॉक्टर मैथाली, प्लीज म्यूट। ओके, सो अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो एलिमेंट्स आते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, one needs to observe above mentioned features to create a simple and flexible structure। तो ये जो कुछ ऊपर के एलिमेंट्स है, जैसे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड, हायरार्की, डेलीगेशन, एम्पावरमेंट, अथॉरिटी, तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स है जिनकी मदद से हम एक सिंपल और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के। अथॉरिटी हैज द राइट। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी हैज द राइट, किसी को कोई डाउट कोई? हाँ भैया, कंटिन्यू। ओके ओके, हाँ, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, हाँ हाँ, या सो अथॉरिटी, सो सबसे पहले अथॉरिटी हैज द राइट टू मेक डिसीजंस टू प्रोसेस द वर्क। तो अथॉरिटी जिनके पास होती है उनका राइट होता है कि वो सारे डिसीजंस बनाए और आगे के काम को प्रोसेस करे, आगे का काम चलाए। अथॉरिटी ensures टीम मोटिवेशन, टाइमली decisions, avoid losses, respect for the team leaders as well as members। तो अथॉरिटी का ये काम है कि वो टीम को मोटिवेट करे, मतलब कोई भी टीम है या फिर ग्रुप है जो काम कर रहे हैं उनके साथ, उनको मोटिवेट करे, टाइमली डिसीजंस ले सके, इन टाइम डिसीजंस ले सके, इफेक्टिव डिसीजंस ले सके, जितने हो सके उतने लॉसेस को अवॉइड करें या फिर कम करें, रिस्पेक्ट फॉर द अदर टीम लीडर्स एज वेल एज मेंबर्स, हो सके तो, मतलब हो सके तो नहीं, ऐसा करना ही चाहिए, दूसरे टीम लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ओपिनियन जानना चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए, और जितने अदर मेंबर्स हैं उनकी भी, एंड एनफोर्सेस टू अपग्रेड स्किल्स। तो अथॉरिटी का ये भी काम है
कि वो अगर कोई पर्सन है जो थोड़ा बहुत लैकिंग बिहाइंड है, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा कह लीजिए वीक है, उसकी स्किल्स को अपग्रेड कैसे करना, उसको कहना कि तुम अपनी स्किल्स अपग्रेड करो ताकि तुम हमारे साथ चल सको, वरना तुम पीछे रह जाओगे। तो ये भी अथॉरिटी का ही काम है। तो एक्सक्यूज मी। सो हाँ, द डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। ओके ओके, हाँ। The degree of authority and responsibilities assigned to each individual possible within the organization helps to take right decisions for smooth functioning. तो अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्स द डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच इंडिविजुअल पॉसिबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू टेक द राइट डिसीजंस। तो जितनी भी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी एक इंडिविजुअल को दी जाती है, तो इससे उससे ये पॉसिबल होना चाहिए, मतलब वो अगर हो सके तो उसको ये मेंशन करना चाहिए कि कैसे हर एक वे में, एवरी पॉसिबल वे में ऑर्गेनाइजेशन की मदद हो सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन राइट डिसीजन ले सके और स्मूथ फंक्शनिंग चलता रहे ऑर्गेनाइजेशन का। अथॉरिटी का ये काम है कि कन्फ्लिक्ट्स हो तो उनके कम करना, लॉसेज हो उनको कम करना, स्किल्स किसी की अपग्रेड करनी हो तो वो करना, टाइमली डिसीजंस लेना, टीम को मोटिवेट करते रहना, और हर एक फेलो मेंबर्स को, फेलो कैंडिडेट्स को, फेलो लीडर्स को रिस्पेक्ट देना। तो ये सब अथॉरिटी के अंदर आता है। फिर है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सेकंड एलिमेंट है। द स्पैन ऑफ कंट्रोल refers to how many subordinates will work under a manager। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स या फिर कह लीजिए कितने की एम्प्लॉयज काम करेंगे एक मैनेजर के अंदर, क्योंकि कभी कभार कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, लेकिन मैनेजर भी तो होने चाहिए उस हिसाब से। अब अगर 200 लोग एक मैनेजर के अंडर है तो ये मैनेजर के लिए फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं किसको कंट्रोल करूं, किसको ना करूं, किसको काम देखूं, किसका कौन लैकिंग बिहाइंड है, वो इतना इफेक्टिवली देख नहीं पाएगा। तो उसको ये भी देखना पड़ता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल ये एक दूसरा एलिमेंट है जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक मैनेजर के अंदर कितने सब ऑर्डिनेट्स है, कितने जूनियर लेवल एम्प्लॉयज है, कितने ट्रेनीज है जो काम कर रहे हैं। थ्रू द स्पैन ऑफ कंट्रोल वन कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज performed by the subordinates performed by the subordinates, flow of communication, nature of work, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल से वन कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर, उसका कंट्रोल आता है, एक्टिविटीज कितनी परफॉर्म हुई है सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है उनके बीच में, इफेक्टिव हो रहा है, ओरल, रिटन या फिर कैसे भी कोई भी फॉर्म का कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं लोगों को, एक मैसेज दूसरे का कन्वर्ट, मतलब एक मैसेज अच्छे से लोगों तक पहुंचा रहा है कि नहीं, वो सब देखना, कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए ताकि पता चले क्या काम दिया है और कितना काम दिया। और फिर नेचर ऑफ वर्क, तो कितना लोग कैसा काम करेंगे। अब जैसे कि कोई एक टीम लीडर है तो लीडरशिप स्किल्स उसमें होनी चाहिए, वो टीम को अच्छे से लीड कर सके, गाइड कर सके। कोई ऑफ द पाथ जा रहा है तो उसको रोके और उसको समझाए कि हमारे साथ चलो। तो ये सब देखने का, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, लीडर है, मोटिवेटर है, टीचर है, या फिर वो क्या काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। या कोई कुछ बोला? हेलो? हेलो भैया, अपना म्यूट ऑल कर दो। डॉक्टर यार मिठाली कुछ कर रही थी क्या, उनका माइक ऑन ही है जब से। म्यूट ऑल कर दो। हाँ, जस्ट अ सेकंड। नहीं आया व्यू। तो हाँ, ओके, तो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ दिख रही है। हाँ भैया। यस यस ओके 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 ओके। तो हाँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये सब ही आता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, म्यूट ऑल कितनी कर दो फिर एक्टिविटीज पढ़ाना। परफॉर्म करेंगे। हाँ, क्या क्या? एक बार म्यूट ऑल कर दिया करो, फिर आप समझाया करो ताकि नहीं, आवाज मैंने ना म्यूट आए। ऑल कर दिया।
अरे ठीक है भैया। Not a problem, not a problem. तो हाँ, through span of control one can exercise हाँ क्या हाँ किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया, आप बस नहीं। कंटिन्यू करो बस जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेंदी है। कोई बात नहीं, अब आवाज नहीं आ रही है, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं फिर से समझा देता हूँ। तो आ स्पैन रही ऑफ है यार, आपके बाद सब आ ओके, रही है जस्ट बस। अ सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। हेलो पूनम दीदी है, पूनम दी, हेलो। Okay, so through the span of control, one can exercise control over activities performed by the subordinates, flow of communication, nature of work, and information overload. तो इससे स्पैन ऑफ कंट्रोल के जरिए हम पता कर सकते हैं कि मतलब हमारा कंट्रोल आता है कितने सबऑर्डिनेट्स ने क्या एक्टिविटीज की, कौन सी एक्टिविटीज की, उनका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हुआ एक दूसरे के बीच में, उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो कौन सा काम कर रहे हैं हमारे लिए, और कितनी इन्फॉर्मेशन हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन हम एक्वायर करेंगे जिससे कि हमें फायदा होगा, तो वो सब। The number of subordinates to be guided and directed differs as per the type of industry and its workload. तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स है जो कि गाइडेड है और डायरेक्ट करते हैं एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो वो उसके इंडस्ट्री और उसके वर्कलोड पे डिपेंड होता है। अब जैसे कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें ज्यादातर सबऑर्डिनेट्स होंगे, नंबर ऑफ पीपल विल बी मोर। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उनमें छोटे एम्प्लॉयज होंगे, मतलब उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वोंट बी दैट मोर व्हेन कंपेयर टू अ लार्ज स्केल। तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर के अंदर आएंगे, तो ये भी उसके साइज के और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, और वर्कलोड पे भी। अब बहुत सारा वर्कलोड है तो उसके लिए एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉय ज्यादातर लोगों का काम नहीं कर सकता है, तो हर एक एम्प्लॉय के लिए काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस हिसाब से कंपनी, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे भी वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो ये डिपेंड होता है कंपनी की साइज पे और कंपनी के वर्कलोड पे। ज्यादा वर्कलोड है तो भी ज्यादा एम्प्लॉयज आएंगे, और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो भी ज्यादा आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभार लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कभी कभार कम होता है, तो उस हिसाब से एम्प्लॉयज होते हैं, कम होते हैं। और कभी कभार शॉर्ट मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से थोड़े ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। सो हाँ, अब आता है थर्ड एलिमेंट, चेन ऑफ कमांड। तो चेन ऑफ कमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज। तो चेन ऑफ कमांड एक रिलेशनशिप है जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज के बेस पर होता है, अथॉरिटीज के लेवल्स। इट इज अ कमांड ऑफ हायरार्की फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जितने भी हायरार्की है, जैसे कि मैंने कहा, टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल, तो ये एक कमांड सिस्टम है। ऊपर वाले नीचे को ऑर्डर देते और नीचे वाले उनके नीचे वालों को ऑर्डर देते। इन द चेन एवरी एम्प्लॉय विल रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन पर्सन एंड विल कमांड ओनली अ डिफाइंड ग्रुप। तो अब कोई एक लेवल का मैनेजर है, सॉरी थोड़ा स्क्रीन देख लीजिए। तो अब जैसे कोई एक मैनेजर है, तो वो सिर्फ एक ही बंदे को काम देगा, ऐसा नहीं कि दो तीन मैनेजर्स एक ही बंदे को काम दे रहे हैं। ये एक तरह का प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। तो जैसे कि मैंने पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, यूनिटी ऑफ कमांड में अ पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड ओनली एट वन टाइम। अगर वो एक ही समय पे दो से तीन ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, केओस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ईगोइस्टिक मैटर्स बीच में आ सकते हैं। अब कोई एक दो तीन मैनेजर्स है एक ही बंदे पे पूरा वर्कलोड डाल रहे, तो वो बंदा किसका काम करेगा? उसके लिए तो सभी उसके बॉस है। अब इसका काम करेगा तो वो बॉस बुरा मानेगा, वो बॉस का काम करेगा तो ये बॉस बुरा मानेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, एक ही ऑर्डर एक ही मैनेजर से उसे मिलना चाहिए एट वन टाइम। और
अगर वो किसी को ऑर्डर दे रहा है तो एक डिफाइंड ग्रुप को ही, ऐसा नहीं कि वो 3-4 ग्रुप्स को एक साथ ऑर्डर दे रहा है, नहीं, एक ग्रुप को ही एक बार ऑर्डर मिलना चाहिए, एंड विल कमांड ओनली टू अ डिफाइंड ग्रुप। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने ही ग्रुप्स हो सकते हैं, सेल्स का ग्रुप होगा, फिर मार्केटिंग का होगा, तो सेल्स में ही उसको, अगर उसका काम सेल्स में है उस मैनेजर का काम, तो वो सेल्स ग्रुप को ही ऑर्डर देगा, किसी और ग्रुप को वो ऑर्डर नहीं दे सकता है क्योंकि वो उसी लेवल का मैनेजर है। और इफ अ मैनेजर ऑफ वन ग्रुप wants to get work done from an employee who is a subordinate of other manager, then he needs to communicate officially with that manager। अब जैसे कि मैं सेल्स में काम कर रहा हूँ और मैं सेल्स का मैनेजर हूँ, अब मुझे मार्केटिंग वाले मैनेजर्स की टीम की एक एम्प्लॉय से काम है, ऑफिस के रिलेटेड ही है, पर्सनल काम नहीं है, ऑफिस के रिलेटेड है, कंपनी के रिलेटेड है, तो मैं उसके पास जाके डायरेक्ट काम नहीं दे सकता, पहले मुझे उनके टीम के मैनेजर के साथ लीगली कोऑर्डिनली बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा ऑफिशियली। और अगर उनकी टीम के मैनेजर मुझे परमिशन देते कि हाँ ओके, अगर आप कंपनी के हित के लिए काम कर रहे हैं तो आप मेरे एम्प्लॉय को मतलब कह सकते हैं कि आप मेरा काम करें, तो मैं उसके एम्प्लॉय को जाके बात करूंगा कि मेरा ये काम है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो क्या तुम करोगे? तो अगर वो हाँ बोलता है तो फिर इट्स ओके, और अगर ना बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उसमें प्रेशर नहीं डाल सकते वो काम के लिए, क्योंकि वो एक अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो हमने गए और डायरेक्ट बोल दिया कि चल भाई तुझे तो ये काम करना ही है वरना फिर तू निकाल दिए, हम तुझे निकाल देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हम उसके मैनेजर नहीं है, उसका मैनेजर कोई और है, उसके मैनेजर ने ही हमें परमिशन दिया है कि हम उससे जाके बात करें। तो ये है, इट इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। फिर है हायरार्की, चौथा मतलब एक और एलिमेंट है हायरार्की। Hierarchy shows the specific position of each and every employee with his duties and responsibilities in the business। तो एक हायरार्की जो होता है वो हर एक एम्प्लॉय को, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन को दिखाता है। अब जैसे कि वो एक एम्प्लॉय है, लेकिन किसका एम्प्लॉय है? सब मतलब जैसे कि कह लीजिए मार्केटिंग का एम्प्लॉय है, सेल्स का एम्प्लॉय है, फाइनेंस का एम्प्लॉय है, प्रोडक्शन का एम्प्लॉय है, किसका एम्प्लॉय है? तो ये हायरार्की शो करता है कि हाँ वो इस स्पेसिफिक पोजीशन का एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय है जिसकी ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस बिजनेस के लिए। इट इज अ सिस्टम दैट रैंक्स पर्सन्स और पोजीशंस वन अबव अनदर। तो जैसे कि मैंने ये इसमें बताई, ये स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, ये पीपीटी वाली? यस हाँ यस दिख दिख रही रही है। है दिख रही दिख है। रही है अभी। तो सीईओ ये वाला वैसा जो ही दिखा इसमें रखा सारे है। ब्लॉक्स इसमें डिवाइड कर दिया गया है, हर एक काम को, हर एक की पोजीशन कैसी है तो उस हिसाब से। तो वैसे ही हायरार्की में भी ऐसा ही है, इट इज अ सिस्टम दैट रैंक्स पर्सन्स और पोजीशंस वन अबव अनदर। तो एक पोजीशन के ऊपर कौन सी पोजीशन है और उस पोजीशन के नीचे की कौन सी पोजीशन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सेक्रेटरी, फिर प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एम्प्लॉयज, वर्कर्स और क्लर्क्स। तो ये पूरा एक ऑर्डर है। तो उसके ऊपर मेरे, जैसे कि मैं अगर टॉप लेवल मैनेजर हूँ तो मेरे ऊपर जनरल लेवल मैनेजर्स आएंगे, एचआर मैनेजर्स आएंगे, फिर प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, और फिर सीईओ, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और मेरे नीचे आएंगे मतलब टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हाई पोस्ट के जितने भी वो टॉप में आएंगे, मिडिल के जो है मतलब ये दोनों के बीच के जो है मिडिल में आएंगे, लो लेवल की जो अपन मतलब बताते हैं ना वर्कर्स वगैरह जो है। हाँ मतलब तो उनका पोजीशन क्या है वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन हम्म, चार्ट में, उन मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से उनकी पोजीशन क्या है। तो जैसे कि अगर ये मेरा माउस जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये मैनेजर की पोजीशन में मैं हूँ, तो मेरे ऊपर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है सेल्स के, टॉम ली, और उनके ऊपर आते हैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और फिर उनके ऊपर आते हैं सीईओ जॉन स्मिथ। तो मेरे नीचे मेरे दूसरे मैनेजर्स भी हैं, और बाकी नीचे की टीम भी है, पूरी एम्प्लॉयज की टीम, वर्कर्स की टीम, क्लर्क्स की टीम, या फिर जो भी है। तो वैसे ही काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और मुझे पता चलता है कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है और मेरे ऊपर कौन है और मेरे नीचे कौन है। So it forms subgroups of all allied skills and abilities, defines job profile for each for each position, and makes possible proper division of
मेक्स पॉसिबल प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये सब ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, ग्रुप्स के अंदर के ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं, जिनके अंदर की स्किल्स एबिलिटीज होती है। जैसे कि सेल्स की स्किल्स है तो वो सेल्स में जाएंगे, प्रोडक्शन की स्किल्स है किसी के पास तो वो प्रोडक्शन में जाएगा, मार्केटिंग की स्किल्स अलग है तो वो वहां जाएगा, फाइनेंस की है तो वो वहां जाएगा। जिसकी जिसकी एबिलिटी, उसका वैसा काम, उसका उतना जॉब प्रोफाइल और उसकी पोजीशन उस हिसाब से, तो मेक्स पॉसिबल प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो फॉर्म्स सब हाँ सब मतलब वो ग्रुप्स फॉर्म करने के, जब कोई हाँ जॉब में जाएगा तो उसकी एबिलिटी उसकी स्किल देख के देंगे। हाँ, उसकी स्किल्स देख के उसको काम मिलेगा। यस, वैसे ही। हाँ और वो उसकी क्या एबिलिटी काम में और उसकी उसका कैपेसिटी। स्पेशलाइजेशन है, हाँ, उस काम में उसका क्या स्पेशलाइजेशन है, तो वो उस हिसाब से उसे काम मिलेगा, उस हिसाब से उसकी पोजीशन होगी। और ये सब मेक्स पॉसिबल प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये हायरार्की में ये भी एक है कि जितना हो सके उतना प्रॉपर पॉसिबल प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर हो सके। अब ऐसा ना हो कि सेल्स का बंदा मार्केटिंग में चला गया है, फिर बजट का मतलब जो बजटिंग फाइनेंस का बंदा है वो प्रोडक्शन में चला गया, उसका काम वहां पे है ही नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक थोड़ा फनी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कल मैंने कहा कि मैं कल मैथ्स का टेस्ट लूंगा, और आप सब मैथ्स पढ़ के आए, अगर मैंने कहा कि चलो आज तो मैं साइंस का टेस्ट लूंगा, तो क्या आप टेस्ट पास कर पाओगे? सरप्राइज हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वैसे ही मतलब ये थोड़ा फनी एग्जांपल है लेकिन सही एग्जांपल है। मैंने बोला है मैथ्स का तो फिर मैं मैथ्स का ही लूंगा ना, मैं साइंस का क्यों लूंगा? और अगर मैं साइंस का लूंगा तो सब फेल हो जाएंगे। तो वैसे ही जो कहा गया है वैसा करो, जिसको जो स्पेशलाइजेशन है, जिसका जैसी काम है, काम की इंटरेस्ट है। एबिलिटी है, जिसकी हाँ जो स्ट्रेंथ है इंटरेस्ट में उसे ही उस डिपेंड हिसाब करता से है। काम दो। अब कोई बंदा है 12-13 घंटे काम करने के बाद भी नहीं रुक रहा है, तो उसे ज्यादा काम दो। और अगर कोई बंदा है जो 8 या 9 घंटे में संतुष्ट हो जाता है तो उसे वैसा काम दो। हर एक की जितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसे उस हिसाब से दो। क्योंकि अगर उससे कम ज्यादा हुआ तो फिर वो उसके लिए भी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, और हमारी कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं है। सो इसमें यही है। फिर है डेलीगेशन, हायरार्की में यही सब है। फिर है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में है, डेलीगेशन इज द अथॉरिटी टू कैरी आउट एक्शंस पास्ड फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट। तो डेलीगेशन एक तरह की अथॉरिटी है, तो वो एक्शंस को पास करती है, टू कैरी आउट द एक्शंस विच आर पास्ड फ्रॉम द सुपीरियर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। Delegation of authority means the division of authority where powers, responsibilities, and accountability is downwards to the subordinates. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में डिवीजन ऑफ अथॉरिटी मतलब एक अथॉरिटी का भी डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मतलब राजा हूं तो मैं ही सारे फैसले लूंगा, नहीं, मैं अपने मंत्रियों से पूछूंगा, अपने सभी दरबारियों से पूछूंगा, और फिर एक जॉइंट फैसला लूंगा जिसमें सबका फायदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही फायदा हो रहा है बाकी किसी का फायदा नहीं हो रहा है। नो, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे मेरा ही नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं एक जॉइंट फैसला लूं जो सबके हित में होगा, तो इससे सब लोग खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगा और बाकी सब भी खुश रहेंगे। तो इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द डिविजन ऑफ अथॉरिटी वेयर द पावर्स, responsibilities, accountability is downwards towards the subordinates from up to low, top level to middle level, or middle level to lower level. Delegation of authority involves assignment of duties, granting authority, and creating responsibility and accounting for the subordinates. तो इसमें ऐसा बताया गया है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या क्या काम होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, किस किस को क्या क्या ड्यूटीज दी जाए, किस किस को कितनी अथॉरिटी दी जाए। अब जैसे कि कोई छोटा लेवल का मैनेजर है, लेकिन अगर वो ये समझता है कि मेरे को अथॉरिटी है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, नो, वैसा नहीं है। अथॉरिटी भी उसकी फिक्स करना कि हाँ, तू यहाँ तक ही अपनी मनमानी कर सकता है, बाकी ऊपर के लेवल की मनमानी ऊपर के लेवल के करेंगे, बाकी तू नहीं कर सकता। लोअर लेवल मैनेजर है तू, लोअर मैनेजर मतलब लोअर अथॉरिटी, जितना अपर लेवल का होगा उतनी अपर अथॉरिटी, लेकिन हाँ एक लिमिट तक होता है उसका ग्रांटिंग अथॉरिटी भी, एक लिमिट तक। एंड क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि तुझे ये टास्क परफॉर्म करने हैं इतने टाइम तक, इतने प्लान ऑफ एक्शंस तुझे कैरी आउट करने हैं, ये प्लानिंग है, ये ऑर्गेनाइज करना है तुझे वगैरह। और
हेल्डिंग रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटिंग फॉर सबऑर्डिनेट्स मतलब हेल्डिंग रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल कौन है उनके सबऑर्डिनेट्स के लिए। तो यही सब आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। फिर है लास्ट एम्पावरमेंट। तो empowerment gives responsibility to people at all the levels of the business to make decisions। तो empowerment हर एक को responsibility देता है ताकि वो gives responsibility to people of at all the levels of the business। सारे levels को, सारे आदमियों को, जितने भी है, ऊपर के आदमी से लेकर डायरेक्टर से लेकर क्लर्क तक, एम्पावरमेंट सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बिजनेस में डिसीजंस बनाने की। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब आके आके हमें बता गया कि ये डिसीजन लेना है तो हम ना लें, नो, हम उसकी बात सुनेंगे, उसका सजेशन देंगे, और उसका सजेशन सुनेंगे और फिर हम एक जॉइंट फैसला लेंगे। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अगर हम एम्प्लॉयज को कहेंगे कि आप भी अपने आइडियाज लेके आओ, अपने सजेशंस लेके आओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, तो इससे एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि हाँ, कंपनी हमें रिस्पेक्ट दे रही है, हमें ओपिनियन दे रही है, हमें एक चांस दे रही है, तो हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी चाहिए, हमें नए नए काम करने चाहिए, इनोवेशंस लाने चाहिए, और इसी स्पीड में डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो पाएगा और इंक्रीज भी होगा। क्योंकि क्या है, डिसीजन मेकिंग अच्छे से विथ स्पीड कब होगा, जब एम्प्लॉयज को मौका मिलेगा बोलने का, उनके अंदर की क्रिएटिविटी बोलेगी या फिर इनोवेशन बोलेगा, उनके अंदर का जो हम कह सकते हैं स्पेशल स्किल्स है वो खुल के बोलेंगी सबके सामने, तब जाके एक अच्छा फैसला ले पाएंगे, और एक जल्दी फैसला ले पाएंगे। क्योंकि कभी कभार फैसले बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो लेने में टाइम लग जाता है, और कभी कभार फटाफट फैसले ले लेते हैं लेकिन वो फैसले अच्छे नहीं होते। सो ये सब भी देखना पड़ता है कि हो सके तो एम्पावरमेंट दे हम एम्प्लॉयज को कि आप आओ, पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हम ऐसा कह सकते हैं इसमें। तो इसमें एम्पावरमेंट इस तरह से देना हर एक आदमी को, ताकि वो इस कंपनी के लिए, हित के लिए काम कर सके, और उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़े और उसका इनोवेशन भी बढ़े कंपनी के लिए और खुद के लिए। सो अब है 3.4 लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज मुझे एक 2 मिनट दोगे, मुझे जरा कोई काम है एक छोटा सा, मैं आता हूँ जस्ट हाँ 2 मिनट। ठीक है। यस पूनम यस ओके। दीदी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो भैया अभी। नागेश भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। पूनम दीदी हेलो। हेलो। हाँ नागेश भैया। पूनम दीदी है कि नहीं आपने माइक पे ऑन करो। आई एम सॉरी, मम्मी ने थोड़ा 2 मिनट बुलाया था, मैं चला गया था। लेक्चर चल रहा है कि नहीं, क्या हुआ, पॉज्ड है क्या? चल रहा नहीं, बिस्वा भी अभी कहीं गई थी क्या? बिस्वा भी हेलो। बिस्वा भी अभी कहीं गए आई थिंक। हेलो, हाँ। यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं भी अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे, मुझे तो नींद आने लगी है। सही है। मैं ये सोच रहा था कि फिर थोड़ा बहुत कल करें, क्योंकि ऑलरेडी 10:45 हो गए, और जब मैंने हाँ ज्वाइन इसको किया था तब मुझे इतना कॉम्प्रिहेंसिव तो को पता है डन 20 लोग करते आए हैं। थे, अब सिर्फ 7 लोग हैं।
हाँ, अब बंद करते हैं, मतलब कल करते हैं। आपको जो थोड़ा बहुत बचेगी ना, एक पॉइंट बचा है, वो आप कल करना कंटिन्यू, फिर पूनम दी और मैं या तो फिर मैं अगर कल नहीं तो फिर हाँ मानसी हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन मीटिंग ना हुई किसी की, मतलब जैसे कि अभी कल फॉर एग्जांपल कल कौन सी मीटिंग है? कल जैसे मैं आपको बता रही हूँ सबको। कल कल ऑर्गेनाइज 19 है, कल ऑर्गेनाइजेशन की है, नहीं ऑर्गेनाइजेशनल कल बिहेवियर। ओबी का है, ओबी हाँ। हाँ, अगर पराग कल दिया ओबी हर का ना सेकंड हुआ में तो कल फिर नहीं हम होता हमारा ले है। लेंगे। देखो इनका नहीं होता है, पराग भैया नहीं बोलते, चैतन्य भैया नहीं होंगे, बाकी निहार बार है, नहीं इनका मैं कल यही नहीं बोल रहा है। हूँ कि अगर कल ओबी का ना हुआ तो फिर हम हमारा ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब नहीं होगा, 10:50 मेरे को जितने पता हो है गए हैं ना, इन और लोग का हम नहीं सिर्फ होता है। 7 लोग हैं इसलिए। इन लोग का नहीं होता है, तो अपन कल ले लेंगे, तो अपनी क्या रहेगी, जो अपन कल कंटिन्यू करेंगे ना, तो अपन भूलेंगे नहीं हाँ हाँ बिल्कुल लास्ट ब्रदर, हम में। लोग करते हैं यार। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने भी अब इन लोग मतलब क्या है, करते भी इतना तो नहीं है। मैंने भी देखा कि पहले 15 देखो 20 लोग हर्ष थे, अब तो सिर्फ आज 7 दिखा लोग भी हो गए नहीं है। इसलिए। अच्छा, मैं एक हर्ष सजेशन देना चाहूंगा। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू मीट एट एन अर्लियर टाइम? थोड़ा जल्दी मिलेंगे तो यानी इतना लेट नहीं होगा और लोग ऐसा छोड़ के नहीं हाँ जाएंगे। बिल्कुल एक बिल्कुल। बार डिनर टाइम रहता है, कुछ जैसे ना कुछ घर पे चालू रहता है, इसलिए। 9 बजे स्टार्ट कर लें, 9 सही रहता है, 8:30। 9 बजे हाँ, करते 9 हैं बजे स्टार्ट स्टार्ट तो। कर सकते हैं। ये एक्चुअली हाँ, मतलब क्या 9 है, बजे से मतलब रखते हैं। लोग कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसे भी हैं जो हम्म। 9 बजे घर को आते हैं, सो हम्म। 9:30 तक वो फ्रेश अप होते, खाना वाना खाते और हाँ। फिर ज्वाइन होते हैं। तो इसलिए हम लोग ने ऐसा रखा था कि 9:30 बजे रखते हैं, इसलिए। बाकी तो हम 9 बजे ही रखते हैं, हमारा ऑफिशियल मीटिंग टाइम तो 9 o'clock को ही है। हाँ। लेकिन ये तो सब लोग फिर थोड़ा लेट ज्वाइन होते हैं ना, जितना लोग लेट ज्वाइन होते हैं ना उतने ज्यादा लोग देखो आते हैं। मतलब ये सुनो, अपन रिकॉर्डिंग लेक्चर करते हैं, कोई ज्वाइन कभी भी हो, अपन को 9 बजे चालू कर सकते हैं। मतलब अगर अपन सबका वेट करेंगे ना, तो अपन को ही दिक्कत होगी, फिर बहुत ज्यादा लेट लेंदी हो हाँ, होगा, हाँ वैसे जाएगा। ये बिल्कुल। बात भी है, क्योंकि 9:30 बजे से स्टार्ट करेंगे तो फिर उतना मैं तो पढ़ा नहीं अपन पाऊंगा, फिर रिकॉर्ड वन का एंड हाफ इसलिए कर आवर रहे हैं जितना कि तो मुझे अपन भी चाहिए रिकॉर्ड पढ़ाने तो के लिए। कर ही रहे ना, जो नहीं और आएगा वो क्योंकि रिकॉर्ड वो देख उसमें लेंगे। से कुछ पहले ही चले जाते हैं तो उसका कोई फायदा भी नहीं है ना। हम्म। हम तो उनकी हाँ, कई लोग वेट ऐसा करते रहते हैं हैं और कि वो वो चले जाते हैं। यहाँ बता ऑन करके चले जाते हैं, नोटिस करी, और वो अपना काम करते रहते हैं, और उसमें भी और कोई माइक ऐसे बंद चले करके। जाते हैं अनम्यूट करके कि उधर भी 5-10 मिनट ऐसे ही टाइम पास होता है। अरे म्यूट बंद, म्यूट करो, बंद अरे करो। कई लोग हाँ, व्हाट्सएप वगैरह भी हाँ, जूम हाँ। में चलाते रहते हैं, मेरे को पता है वो सब। तो डायरेक्ट म्यूट तो ऑल क्या करो करना और अपन एक को। अर्लियर टाइम रखो और सब लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक तो है। कल फिर ऐसा हो, अगर कल ओबी का लेक्चर ना हुआ तो फिर हम लोग हमारा ही रख अरे मैं लेंगे तो 9 बता o'clock रही को। हूँ ना, कल ओबी का नहीं होगा, जो देने वाले है वो हर्ष भी आज कहीं बाहर है, यार कल हो ही ब्रदर, नहीं हमें यही सकता है, मैं आज वाला सही ही बता। कंटिन्यू कल भी करते हैं, जो हाँ हाँ, तो हाफ कल ठीक पेंडिंग है, रह फिर गया ऐसा जो। कर लेंगे। हाँ, 9 से और 11 ऐसा होगा तो करते फिर हैं 2 हम घंटे। कल 8:30 को रख ले, 8 8:30 को, 8 नहीं 8 नहीं, 8:30 बजे तक रख ले, 8:45 8:30 कल तक। सुनो, कल 8:30 रखते हैं कि बहुत लेंदी है, तो चलेगा। जल्दी हो जाएगा और हाँ, हाँ लास्ट क्योंकि में ये चलेगा जाओगे चलेगा। यूनिट तो जल्दी हो मतलब जाएगा। हमारा मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही लेंदी होता है हमेशा। हम्म। 3 सेशन से तो हाँ मैं भी देख ही हमेशा। रहा हूँ, हमारा हमारा तीन तीन वीडियोस बनाना पड़ता है, तब जाके और हमारा इनको एक पता यूनिट भी खत्म होता है। आपको, इसमें ना अपन शॉर्ट में क्या बताएंगे, इसमें तो समझाना ही पड़ेगा, ये पूरा हाँ, थ्योरी क्योंकि है। इसमें कुछ हम्म। ऐसे अकाउंट मतलब कुछ अकाउंट ऐसा जैसी कोई भी ऐसा बहुत लंबी पॉइंट नहीं है रहती है। जो हम चलेगा। शॉर्ट में समझा सकते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में ही हमें समझाना ठीक है, पड़ेगा, अभी क्योंकि लेस देन अ आगे। मिनट है। बिल्कुल। कोई अभी रिजॉइन नहीं कर रहा है ना? अभी वी आर एंडिंग दिस ईयर, राइट? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कोई भी रिजॉइन नहीं करेगा। ओके, फाइन। तो फिर कल ही ये रखते तो हैं हम। डिस्कशन हो रहा है बस, कि कल कंटिन्यू। देखो भी अगर अपन कल कंटिन्यू करेंगे ना, तो जो मैंने आज पढ़ी, जो मतलब समझा हुआ रहेगा, हम्म। फिर अपन वो हाँ, संडे का बाद में करते हैं ना, तो अपनी चेन टूट जाती है, फिर वो थोड़ा सा हाँ, नहीं नहीं, प्रॉब्लम हो बराबर जाता है, है वो कल। लिंक फिर टूट इन लोग जाएगी हमारी। करेंगे हाँ, भी नहीं कल, मेरे को इतना इसलिए। पता है कि आज कल पेंडिंग में होएगा रखेंगे तो ऐसा पेंडिंग ऐसा। में रह जाएगा ये। नहीं, हाँ, हमने एक इसलिए बार फिर कल संडे ही को रखते करे हैं भी हम लोग। थे। हाँ हाँ, और कल फिर सेशन वो के पहले दिक्कत थोड़ा होती है रिवीजन बहुत, करके तो आएंगे करना। बुक्स।